हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन मुआहदा तय पा चुका है। इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने एक फैसला किया, मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। हमने जानों का ज़्यादा इमलाक का नुकसान देखा, इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं है। आगे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तान में आज की सबसे बड़ी खबर, कालादम तहरीक टीएलपी और पीटीआई की हुकूमत में मुआहदा हो गया। मुआहदे की तफसीलात तो सामने नहीं आई क्योंकि राजदारी से काम लिया जा रहा है। तारीख में अगर देखा जाए तो एक बरतानवी वजीर आजम थे चैम्बरलिन ने म्यूनिख में जाकर हिटलर से मुज़ाकरात किए थे, जिसे तारीख में अपीजमेंट कहा जाता है और चैम्बरलिन की पॉलिसी को अपीजमेंट पॉलिसी कहा जाता है। चैम्बरलिन ने वापस बरतानिया में आकर कहा था कि आई हैव ब्रॉट पीस इन आवर टाइम्स, लेकिन फिर क्या हुआ, हिटलर के मुंह को खून लगा और फिर दूसरी जंग अजीम वहां पर हो गई। यहां भी पाकिस्तान में खुफिया डील हुई है और पुलिस के कातिल अब मुअज़्ज़ज़ ठहरे, क्योंकि जो अनऑथेंटिक जराए से खबरें आ रही हैं वो यही कहती हैं कि कालादम तहरीक को अब बाकायदा कौमी धारे में सियासी जमात के तौर पर काम करने की इजाजत मिल जाएगी। ये मुआहदे में है। 2 हफ्ते तक कालादम टीएलपी ने तवज्जो इधर उधर रखी और महंगाई बढ़ती रही, लेकिन आज मुआहदा हुआ और आज डेरा गाजी खां में पीडीएम 20 निकल आई बाहर। पीटीआई के पास वैसे अब बचा क्या है कि अपोजिशन भी उसके पीछे पड़ गई है। हम आज की इन अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे जनाब सेनेटर आदम नदीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं। शुक्रिया तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला। सेनेटर पलवशा खान साहिबा पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हैं, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। चूंकि मुआहदा हुआ है तो मुआहदे की जरा बातचीत पहले शुरू करते हैं। अली जफर साहब, मुबारक हो, आपकी हुकूमत बच गई, टीएलपी के साथ मुआहदा हो गया, लेकिन ये राजदारी क्यों है? आप बैरिस्टर हैं, माहिर कानून हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून में गुंजाइश है कि हुकूमत मुआहदा करे और उसको खुफिया रखा जाए, आवाम तक ना पहुंचाया जाए। जी देखिए, मुआहदे की जो डिटेल्स हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है जल्द सामने आ जाएंगी उनकी जो की पॉइंट्स हैं। कोई छुपी बात तो नहीं है, ना रहेगी छुपी बात, लेकिन फिलहाल सेंसिटिविटीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए और मेरा ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जो अप्रोप्रिएट हमारी हुकूमत के लोग हैं वो जरूर उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं या उसकी जो इम्पोर्टेंट और अहम शिकें हैं मुआहदे की, उसको सामने ले आएंगे पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में आएगी बात जरूर। डेफिनेटली जिन्होंने साइन किया है बैरिस्टर साहब, उनके पास तो मुआहदे की कॉपी होगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर सोच रहा था जब यह ऐलान हुआ कि हमारे दरमियान मुआहदा हो गया है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब वो चांद देखते थे तो उनकी ही फिर इस बात को खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। इवन असद कैसर साहब हैं, शिबली फराज साहब अभी भी मिनिस्टर हैं, इवन अली मोहम्मद खान साहब, ये सारे लोग कहते थे कि नहीं नहीं, हमारा यहाँ जो चांद देखा गया है वो ऑथेंटिक है। तो उस वक्त तो मुफ्ती साहब की बात पे यकीन नहीं आता था, अब मुआहदे वाली बात पे यकीन कर लिया जाए। देखिए, जो डिटेल्स जो हैं कि किस तरह जो टीम एक मुकर्रर की थी, नेगोशिएटिंग टीम, और जो दूसरी साइड से भी थी, उनमें क्या बातचीत हुई और क्या उसकी डिटेल्स हैं, सर मैंने फरमाया वो जल्द सामने आ जाएंगी। अब मुझे चूंकि अपना जाती इल्म नहीं है तो मैं उस पर कॉमेंट मुश्किल नहीं कर सकूंगा। चलें इधर रुकिएगा। आदम नदीर तारड़ साहब, बात हम इस मुआहदे की कर रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि आइंदा हफ्ते तक इस मुआहदे के मुस्बत नतायज आना शुरू हो जाएंगे।
हम क्या तवक्को रखेंगे? ये मुस्बत बी रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए जो मुस्बत नतायज हैं वो उनके लिए हो, दूसरों के लिए हो सकता है ना हो। क्या कहते हैं आज के मुआहदे के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया पराचा साहब। देखिए मैं तो दो बातों के हवाले से क्लैरिटी चाहता हूँ। नंबर एक ये है कि ये अपनी तरह का एक अनोखा मामला होगा जिसमें हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं एक कालअदम तंजीम से और बड़ी डिटाई से हो रहे हैं। और जब मुआहदे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कालअदम को लीगली एक्सेप्ट कर लिया है या प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इस बहस पे नहीं जाता ये क्योंकि अगर यही कालअदम तंजीम के साथ मुआहदा करती कोई और सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी होती या नून लीग होती या कोई भी हुकूमती जमात, तो आज तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में होती तो जो वो शोर वबैला करते इस बात पे कि ये बैठे कैसे हैं और ये हो कैसे गया है, वो आप मेरा ख्याल में बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन ने इस कड़े वक्त में, जबकि मुल्क की सलामती एंड लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अवाम परेशान है, उन्होंने बड़ी सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस मामले में कोई सियासत नहीं की। अब रही बात के 7 दिन बाद 8 दिन बाद आएगा, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जो समझ रहा हूँ वो यही है कि जो उनके सरबराह है साद रिजवी साहब, उनका मामला क्योंकि अदालत में है और उनकी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यही है कि वो बाहर आ जाए, तो वो अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े अदब से बतौर वकील अब ये अर्ज कर रहा हूँ, नॉट एज अ पोलिटिकल वर्कर, बतौर वकील ये अर्ज कर रहा हूँ कि काश हमारी अदालतें मसले कोशी छोड़ते हुए फैसले करने शुरू कर दे तो नौबत यहाँ तक ना आए। यही एक बात नजर आती है और कोई दूसरी बात नहीं है इसमें। आमतौर पर वैसे जिस तरह पुलिस वालों को मारा गया, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया गया, अगर वैसे कोई ग्रुप या ग्रोह करे तो फिर उसके साथ भी इस तरह का मुआहदा जायज होगा? राजा साहब बिल्कुल जायज नहीं होगा। देखिए मैं तो वैसे ही अमन और आतिशी पे यकीन रखता हूं और दूसरा जो मेरा मजहब है वो सबसे बड़ी एक काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ है, वो एक स्ट्रेंथ है मेरे लिए, इसलिए कि सबसे बड़ी जात है हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो एक रहमत बना के भेजे गए। तो अगर आप लोगों को जहमत देंगे तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खुश नहीं होंगे। तो इस हवाले से जहां पे भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की जाएंगी, उनकी इमलाक को नुकसान होगा, उनके जानो माल को नुकसान होगा, ये ना मेरा दीन इजाजत देता है ना मेरा कानून इजाजत देता है, और इस पे बिल्कुल कोई मुआहदे की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे जो जराए से खबरें आई हैं, मैं चूंकि एक बड़ा मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान लटका रहा 8-10 दिन 12 दिन, तो जरूरी है इस मुआहदे पे बात की जाए। ये जराए से खबरें आई कि अब TLP को, कालअदम तहरीक को बाकायदा कौमी धारे में सियासत करने की इजाजत दी जाएगी, यानी कालअदम हैसियत हुकूमत खत्म कर देगी। इस पे आप लोगों को क्या एतराज है? देखिए एतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये जिस तरह से तंजीम बनवाई गई थी, और जो आप अगर हिस्ट्री में जाएं और 3 साल पहले आप अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो आपको जो शॉट्स हैं और जो तस्वीर है वो बड़ी आपको हल्के फुटेज पे नजर आएगी, लोअर फुटेज पे नजर आएगी, जो आज उसने एक शक्ल धार ली। और इसीलिए कहते हैं कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं बिल्कुल जमहूरी रवैयों के हवाले से इस बात पे यकीन रखता हूं कि हर मामले का हल डायलॉग है, हर मामले का हल कंसेंसस है, इत्तफाक राय है। हुकूमत ने इस मामले को मिसहैंडल किया है। वो 3-3 महीने के बाद एक नया मुआहदा करते हैं। जो पहला मुआहदा जिसमें गैर मुल्की सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से यकीन दहानी थी, वो एक बिल्कुल गैर संजीदा और गैर सियासी मामला था। जी जी, उसे इंतहाई अनपॉलिटिकल वे में डील किया गया। और इस मामले का असल हल तब होगा जब एक नेशनल डायलॉग किया जाएगा। उसमें आप चाहे इसको टॉलरेंस के हवाले से ले लें, मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से ले लें, सियासी इंतहा पसंदी के हवाले से ले लें। राजा साहब, जब तक हम सब लोगों ने मिल बैठ के
یہ طے نہیں کرنا کہ اس ملک نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا ہے، جس میں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی، ہر مائنورٹی کو اس کا اپنا ڈیو شیئر اور اس کا اپنا حق ملے گا، اور ہر پاکستانی کو وہ یکساں عزت ملے گی، تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ حل نہیں ہوگے۔ ادھر رکیے گا طاہر صاحب، ادھر رکیے گا۔ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، ہم نے بار بار سنا ان 12 دنوں میں کہ اسٹیٹ کی رٹ ہم کسی صورت اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج معاہدہ ہوا، ابھی تو صیغہ راز میں ہے، ابھی تو تفصیلات نہیں بتائی گئیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا جی مناسب وقت پر بتائی جائیں گی۔ وہ پتہ نہیں مناسب وقت کب آئے گا۔ کیا آج ریاست کی رٹ قائم ہو گئی؟ شکریہ شوکت پراچا صاحب۔ بات سب کے سامنے واضح ہے، ریاست کی ریٹ تو خیر کیا قائم ہوگی۔ اتنے افسوس یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو مروا کے اگر کرنا یہی تھا تو پہلے دن یہ کر دیا جاتا۔ مطلب یہ جو بھی اس وقت انہوں نے طے کیا ہے معاہدہ، یا اس کے جو بھی خد و خال چھپائے ہوئے ہیں، وہ جب بھی سامنے آئیں گے، اب تو آ بھی رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اگر یہی معاہدہ کرنا تھا تو اتنے لوگوں کی جان جو ہے اس کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو اتنے لوگ دونوں طرف کلیم کری ہے، جو پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں یا دوسری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ ان کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے اس وقت؟ ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیگمات، وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ کس لیے ان کی پیاروں نے اپنی جان دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یعنی کہ اگر یہی تھا، اور ادھر ہی جیسے وزیر اعظم صاحب نے جو رپورٹ ہوا کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ڈٹ کے اپنی جگہ پر، لیکن یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے کہنے کے بعد اگر کوئی معاہدہ آپ نے کرنا، پھر معاہدے کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں خیر وہ لوگ بیٹھے جو شاید اس تمام جو خیر پہلے بات چیت ہو رہی تھی اس میں ہمیں تو علم نہیں کہ یہ لوگ شامل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے مابین معاہدہ طے ہو گیا۔ لہٰذا اب سوال یہی ہے کہ پھر اس کی کالعدم حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا، ان کے باقاعدہ ایم پی ایز جو ہیں وہ جیتے ہیں بہت سی سندھ اسمبلی میں 3-4 ایم پی ایز ہیں ان کے، بالکل ہے۔ تو لہٰذا وہ سیاست تو کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ سیاست تو وہ کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ واضح کیا کہ اگر ان کو آپ نے کالعدم کرانا ہے اور ان کی حیثیت جو ہے جماعت کی اس کو جو ہے ختم کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا، اور پھر وہاں سے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہدایات ہوں گی۔ لہٰذا دونوں طرف حکومت نہ صرف کہ نہیں گئی کورٹ میں، بلکہ یہ تمام تماشا اتنے دن مچا اور ایسے ماحول میں مچا کہ جب وہ فیٹف والا جو معاملہ ہے وہ آگے ہی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اس وقت بھی جب آپ اور ہم سب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو کسی کو بھی اس معاہدے کے خد و خال کا علم نہیں ہے، لیکن یہ جو امپریشن کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ یہی ہے کہ ایک تو خیر پورے ملک نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہیہ جام ہوا، اور اس کے بعد بات وہی ہوئی کہ آپ نے بیٹھ کے ان کی شاید باتیں مان لی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت کی کوئی اور بات اس معاہدے میں ایسی ہوئی ہوگی، اور وہ مانی بھی ہے تو خفیہ رکھنے کی اب کیا ضرورت ہے کہ جب آپ ایک جماعت کو حکومت کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، جب ان کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں ایکولز ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ نے اتنا بڑا قدم کر لیا کہ ان کو آپ نے دوسرا فریق مان لیا تو پھر آپ اس معاہدے کے خد و خال سامنے لے آئیے تاکہ یہ لوگوں کو پتہ تو چلے جو اتنے پاکستانی جان سے گئے وہ کس لیے گئے۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ ان کا خون پھر کس کے ہاتھ پہ ہے شوکت پراچا صاحب؟ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بھی صورتحال ہو تو کون پولیس والا، کون لا انفورسمنٹ ایجنسی والا آگے جائے گا اپنی جان اس طرح سے جو ہے وہ دینے کے لیے کہ بعد میں نہ پتہ چلے کہ اس نے کیا بہادری کی، اس کو کوئی چھوڑے، انعام تو چھوڑے، میڈل تو چھوڑے، اس کو جو ہے وہ کس لیے اس نے جان دی وہ بھی سیگا راز میں چلا جائے گا۔
यही तो सेनेटर साहिबा यही सवाल एक कांस्टेबल से लेके डीएसपी से लेके डीपीओ से लेके डीआईजी से लेके खुद आईजी साहब, मैं ऑथेंटिक आपको बात कर रहा हूं, खुद आईजी साहब भी पूछ रहे थे इधर से कि हमें तो खाली हाथ झोंक दिया गया है। बहरहाल इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और डेवलपमेंट्स भी इन 8-10 दिनों में हुई हैं। रेंजर्स की पंजाब में तैनाती हुई है, फिर पंजाब पुलिस को रेंजर्स के अंडर कर दिया गया है। ये कानूनी चीजें हैं, चूंकि 2 ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, वो बैरिस्टर्स हैं, कानूनदान हैं, तीसरी सेनेटर साहिबा हैं, ऐवान बाला की रुकन है। जरूर मैं इनके सामने ये मामलात रखूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी खबर की। कालदम तहरीक टीएलपी और पीटीआई के दरमियान मुआहदा हो गया, हुकूमत के दरमियान, और मुआहदा है भी अभी राजदारी में। क्या उसकी तफसीलात हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे थे कि मुनासिब वक्त पर वो हम पब्लिक के सामने रखेंगे। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, आप मुझे नहीं मालूम कितना रिसेंट इवेंट्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि आप और बैरिस्टर और सेनेटर आदम नजीर तारड़ साहब मिलके अपने दीरीना साथी सरदार लतीफ खोसा साहब को हराने की कोशिशों में मसरूफ थे। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब पुलिस को अब रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है कानूनी तौर पर? क्या अब हर एसएचओ, हर डीएसपी, हर डीपीओ, हर डीआईजी और आईजी रेंजर्स के मातहत रहेगा, उनके ऑर्डर्स की तरफ देखेगा? जी, मातहत इस सेंस में होते हैं कि जब आप एक इशू बन जाए लॉ एंड ऑर्डर का, और वो आपके ख्याल के मुताबिक, हुकूमत के ख्याल के मुताबिक, वो पुलिस फोर्स जो है, नॉर्मल आर्म पुलिस फोर्स, वो इसको इक्विप नहीं है कि वो इसके साथ मुकाबला कर सके, तो फिर एक रेंजर्स को आप ताकत दे देते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल लें। और जब वो सिचुएशन आ जाए तो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उस इलाके में, वो फिर एक ही फोर्स के मातहत, या उनके मातहत नहीं बल्कि उनके हुक्म की तामील करने के लिए, उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो फॉलो करने के लिए वो उसको कह दिया जाता है। और ये कोई गैर मामूली बात नहीं, दुनिया के हर कोने में होती है, और हमारा आइन और कानून भी इजाजत देता है उसको। आदम नजीर तारड़ साहब, अभी चंद दिन पहले की बात है, यानी 6 अक्टूबर से 26-27 अक्टूबर तक एक नोटिफिकेशन आना था, और वजीर आजम की तरफ से ये कहा गया अपने लोगों को कि मैं सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, इसलिए मैं इंटरव्यू करूंगा। और फिर जो प्रेस रिलीज आया उसमें इंटरव्यूज बाकायदा लिखे हुए थे। लेकिन ये जो पूरी पंजाब पुलिस रेंजर्स के मातहत कर दी गई, इससे क्या वजीर आजम साहब की सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा पूरा हुआ है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है राजा साहब। देखिए, पंजाब पुलिस को अगर आप माजी में जाके देखेंगे, और आज भी मैं ये समझता हूँ, मैं क्रिमिनल साइड प्रैक्टिशनर हूँ, पाकिस्तान के इस वक्त जो 4 या 5 इकाइयां हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी समेत, अगर सबसे ज्यादा प्रोफेशनली वेल ट्रेन्ड लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड पीस के हवाले से वो पंजाब पुलिस है। एंटी रॉयट्स यहाँ पे है, एलीट फोर्सेस हैं, पंजाब कांस्टेबलरी है। आपको मालूम होगा कि पंजाब वो वाहिद जगह है जहाँ जिसकी अपनी रिजर्व फोर्स है पंजाब कांस्टेबलरी के नाम से, वरना एफसी और रेंजर्स और वो सारे आते हैं। इस सारे के होते हुए रेंजर्स को बुलाना पैनिक करके एक छोटे से इशू के ऊपर, छोटा मैं इसलिए कहूंगा कि आइसोलेटेड इशू था, एक ग्रुप मूव कर रहा था। अब आप देखें, आपने एक तरफ तो अपनी पुलिस को डिसआर्म कर दिया, उन्हें आपने सिर्फ आंसू गैस के शेल दिए और बैटन चार्ज के डंडे दिए, और डंडे दिए, बस वेपन नहीं थे, डंडे दिए, आप उन्हें झोंक दिया गया। और जिस तकलीफ के साथ मैं समझता हूं, आप वो फुटेजेस देखें जिसमें दर्जनों पुलिस एहलकार जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बनने के बाद सड़कों पे पड़े हुए हैं, और जो शहादतें हुई और जिस तरह से मीडिया को ब्लैकआउट करके उन शहादतों और उन जख्मी पुलिस एहलकारों को छुपाया गया। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये सारा कुछ नहीं से करके आए?
اور صرف وہی بات ہے، دوبارہ میں کہوں گا کہ سول سپریمیسی کے نعرے لگانے سے تو نہیں سول سپریمیسی آئے گی، جب تک آپ نے آئین اور قانون کے مطابق جو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں ایڈمنسٹریشن کے ایگزیکٹو سائڈ پہ، آپ نے انہیں امپاور نہیں کرنا، آپ نے ان پہ اعتماد نہیں کرنا، آپ نے ان کو طاقت نہیں دینی، تو یہ کھوکھلے نعرے لگانے سے تو نظام نہیں بدلے گا۔ آپ تقریروں میں کہتے رہے حکومت میں آنے سے پہلے کہ میں ایسی وزارت عظمیٰ پہ لعنت بھیجتا ہوں جو بااختیار نہ ہو، اور میں ایسی حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس نے ڈکٹیشن کسی اور شہر سے لینی ہو، تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کڑے وقت میں آج بھی کہوں گا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی شہریوں کی تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے پالیٹکس نہیں کی اس ایشو پہ، ورنہ جس غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس سچویشن کو، اور جس طرح سے حکومت نے پنجاب پولیس کو ایک ایزی پرے بنا کے پیش کیا ہے ایک جتھے کے سامنے اور ان کی شہادتیں کروائیں، انہیں وہ معذور ہوئے ہیں، ان کی فیملیز کے لیے دکھ تکلیفوں کی داستانیں، اس کی مثال بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے کڑے وقت میں آرم فورسز کو بلا سکتے ہیں، چیپٹر 9 ہے CRPC کا، لیکن وہ ایسی صورتحال میں جب آپ کی پولیس فورس فیل ہو جائے، جب اس سے وہ چیزیں ہینڈل نہ ہو۔ آپ تو خود کہتے ہیں کہ رستہ بھی دے دو، آپ خود کہتے ہیں ڈنڈا لے کے جانا، ڈنڈا لے کے جانا، بندوق نہیں لے کے جانی، آنسو گیس لے کے جانی، اور کچھ نہیں لے کے جانا۔ آپ نے ان کو آرمرڈ کاریں، لیکن طاہر صاحب اس کا ایک اور ڈائمینشن بھی ہے نا کہ پاکستان میں، پنجاب میں اسپیشلی پرسیپشن ہے نا کہ کوئی بھی پنجاب حکومت ہو وہ پولیس کی بنیاد پر ہی حکومت کرتی ہے۔ یہاں اگر پولیس اب رینجرز کے تحت آ گئی تو PTI کے تو پر کاٹ لیے گئے۔ پھر دیکھیے فراجہ صاحب، وہ تو یہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے، اور اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو بوتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ یہ ان اداروں پہ جو ڈیپینڈنس ہے یہ PTI نے شروع کی ہے، باقی سیاسی جماعتوں نے تو آہستہ آہستہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لائنز اور اپنی ڈائریکشن سیدھی کی۔ یہ PTI ہے وہ جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے، اب وہی اگر پتے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ باتیں یہاں پہ آئیں گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پنجاب کی نااہل ٹیم ہے جو یہاں پہ رول کر رہی ہے۔ بلدار صاحب معذرت کے ساتھ میں نام لے کے کہوں گا، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ گورننس ہو، ابھی جو ڈینگی ہمارے ساتھ کر رہا ہے، پراچا صاحب دکھ اور تکلیف کا مقام ہے کہ ایک وبا یا تکلیف جس کو کہ ہینڈل کر لیا تھا گورنمنٹ نے اپنی پالیسیز کے ذریعے اور ایک میکنزم بنا دیا گیا تھا، اس کو 1-2 سالوں میں ایسے ہوا میں اڑایا گیا کہ آج سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے، میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، علی ظفر صاحب اور میں ابھی الیکشنز میں تھے، یقین مانیے ہر 15واں 20واں گھر جو ہے وہ اس اذیت میں مبتلا ہے، اور خبر آتی ہے کہ جی وہ ڈینگی میں پڑے ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اور طاہر صاحب یہ پورے پنجاب میں ہے ڈینگی، صرف لاہور میں یا منڈی بہاؤدین یا گجرات میں نہیں، پورے پنجاب میں ہے۔ ادھر رکیے گا سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، یہی ڈائمینشن اگر میں آپ کی طرف لے کے آؤں کہ جو ارینجمنٹس پنجاب میں ابھی کالعدم تحریک کے حوالے سے ان پلیس کیے گئے وہ تو انٹیکٹ ہو گئے۔ اپوزیشن چاہ رہی تھی ہم لانگ مارچ کریں، اپوزیشن چاہ رہی تھی ہم جلسے جلوس کریں، روڈ کارواں کریں، لیکن یہ ارینجمنٹ جو کیے گئے، رینجرز کو بلایا گیا، یہ تو اب ان پلیس ہے نا انیشلی 60 ڈیز کے لیے، لیکن کون جانتا ہے کہ 60 ڈیز کے بعد یہ واپس ہو جائیں گے۔ تو اپوزیشن ہرڈل فیل کر رہی ہے ان اقدامات کی وجہ سے۔ دیکھیے بالکل نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رینجرز کی پلیسمنٹ حکومت وقت کی کمزوری تھی، اور پولیس کو اس طریقے سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کینن فوڈر، اس کی طرح استعمال کرنا، جیسے بھوکے جانوروں کے آگے چارہ پھینک دیا جائے، تو پولیس کو اگر اس طرح استعمال کیا گیا اور اس کے بعد کسی اسٹریٹجی کی عدم موجودگی میں جلدی سے ہڑبڑا کے انہوں نے رینجرز کے حوالے پورا پنجاب کر دیا، تو بات یہ ہے کہ آخر میں تو پھر وہ کام تو کچھ بھی نہ آیا۔ آخر میں تو کیپیچولیشن یعنی کہ گھٹنے ٹیکنے ہی ان کو پڑے، جو کہ بات اس وقت نظر آ رہی ہے کہ گھٹنے ٹیکے گئے ہیں، اور اب جو بھی انہوں نے لی ہے، نیا کوئی معاہدہ کیا ہے پرانے معاہدے کی طرح، وہ بھی
फेल होगा, वो शिकें पूरी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद फिर यही होगा जो आज हम देख रहे हैं। नहीं, शर्तें तो पूरी कर दी ना, उनको कलअदम का स्टेटस भी हट जाएगा, उनको कौमी धारे में सियासत करने की इजाजत होगी, रिहाई भी मिल जाएगी उनको, तो और क्या शरायत होंगी उनकी? सियासत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको और मुझे पता है उनके इस वक्त मेंबर्स असेंबली से बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर ये देखिए, इससे पहले इन्होंने 12 जो मुआहिदा किया, उसको साइन किया, उस पर पूरा नहीं कर सके। लिहाजा अगर आप ये मतलब पूरा करेंगे तो अगले चंद दिन में आपको नजर आ जाएगा, और अगर ये भी पूरा नहीं होगा तो फिर एक इससे बड़ा राव पकेगा। लेकिन बात यह है कि ये मामलात जो है ये इस तरह कब तक चलते रहे? इसको जो हुकूमत को कोई डायरेक्शन, कोई अवाम को इस वक्त कोई रास्ता दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं अगले चंद माह में। मतलब अगर आप गवर्नेंस का एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई, और ये वो जमात है कि जो खुद यहाँ 126 दिन इस्लामाबाद में बैठी जी, और इनसे ज्यादा किसको पता है कि राइटिंग क्या होती है? इनसे ज्यादा किसको पता है कि किस तरीके से लॉन्ग मार्चेस क्या होती हैं? इन्होंने खुद ही रिसेंटली खुद किया। लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो एक इंटरनेशनली हम आइसोलेशन का शिकार हैं, जो हमारी मईशत की हैसियत है इस वक्त, जो हालत है, जो हम उधार ले लेकर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और जो लोग एक महंगाई के बोझ तले अब तो जिंदा रहना भी जो है वो मुश्किल है, और उस पर भी कोई डायरेक्शन नहीं। इस पर कोई भी हमला आवर हो जाए तो जाहिर है आप क्या कहेंगे? अब कल कोई भी गिरोह निकल कर इस्लामाबाद की तरफ रुख कर ले कि हम भूख के हाथों मजबूर हैं, हम बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकते, तो भाई रास्ता तो देख लिया है, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा। तो इससे बेहतर यह है कि आप कौम को एक दफा आप उनको एतमाद में लें और बताएं कि आप क्या करेंगे इन मामलात में। ये तो चले मामला हल हो गया तहरीक लबैक वाला, लेकिन आगे इससे बड़े जो मामलात हैं रोजाना की बुनियाद पर, वो बताइए कि कहाँ से लोग ये बिजली, गैस, पानी, ये क्या करेंगे, लोग कहाँ से खाएंगे? और अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो फिर भी आपको कौम को एतमाद में लेना चाहिए। हाँ, एतमाद वाली बात जो आप कर रही हैं, कल तो कहा गया था ना कि वजीर आजम साहब कौम से खिताब करेंगे, एतमाद में लेंगे। कल बाकायदा हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था, देखते हैं वो कब वजीर आजम साहब ऐलान करते हैं। लेकिन महंगाई की आपने बात की, मैं जरूर इस इशू पे बात करता हूँ। रास्ता दिखाने की आपने बात की, पीडीएम आज डीजी खान में रही, रास्ता क्या दिखा रही है अपोजिशन? महंगाई के क्या इश्यूज हैं? और इस 10-12 दिनों में तवज्जो तो हटी रही, क्या हुकूमत खुद भी यही चाह रही थी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से। पलवशा खान साहिबा, आप महंगाई की बात कर रही थी। अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान से निजात ही महंगाई से निजात है, लेकिन महंगाई तो दुनिया भर में है, तो क्या इमरान खान पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, ये शौकत पराचा साहब, ये कोई मतलब लोगों से कोई फेयरनेस की बात नहीं है। लोगों की दुख और दर्द का मजाक उड़ाने के लिए हम ये कह दें कि भाई वहां भी महंगाई है, अमेरिका में भी महंगाई है, ब्रिटेन में भी महंगाई है, और भैया आप कंपैरिजन कैसे करते हैं? अब ये बहस तो वही है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को अगर कह दें कि डॉलर जो है उसके बढ़ने से बड़ा फायदा है, तो इस पे हम क्या करें? दीवारों में सर मारें? अब ये बातें वो जरूर कह सकते हैं, आपके शो पे कह सकते हैं, किसी भी शो पे कह सकते हैं, जाहिर है, और क्या कहेंगे इनके नुमाइंदे। लेकिन हकायक ये है कि पाकिस्तान के अवाम ये बातें जो हैं मानने से अब बिल्कुल जो है वो तंग आए हुए हैं। और तीसरी बात जो आपने की कि ये कुछ दिनों के लिए पहले वो एक DGISI का चक्कर चलाया गया, वो सारी तमाम अटेंशन डाइवर्टेड जो ख्याल है एक रही, बहरहाल उस पर हमने देखा कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ। फिर ये अब तहरीक लबैक वाला आया, लेकिन ये मामले जरूर मीडिया टेंशन को तो डाइवर्ट कर सकती हैं। लेकिन शौकत पराचा साहब, मामला ये है कि जब कोई पेट होता है ना भूखा, तो वो तो रोटी ही मांगता है, उसको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि आप उनको कहीं किसी और तरफ लगा दें, किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे। खाना तो उसने भी खाना है जिसने मार्च करनी है, खाली पेट तो वो भी मार्च नहीं कर सकता, और खाना तो उसने भी खाना है जो घर बैठे है, खाली पेट वो भी नहीं बैठ सकता।
लिहाजा मैं समझती हूँ कि इनकी पार्टी में जो मेच्योर एलिमेंट्स हैं वो बैठकर वजीर आजम साहब को ये बावर कराएं कि कितने खतरनाक जो है हकायक है ऑन ग्राउंड, और उन हकायक से नबरदाज मां होने के लिए ये चंद पीआईडी में बैठकर कौन बैठकर वजीर आजम साहब को बताया? उनके तो काबीना है, वो बताती है, उनके अपने पीटीआई की कोर कमेटी है, वो बताती है, उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी टाइप है, वो बताती है। आपके ख्याल में कौन बताया जाकर उनको? जिनकी सुनते हैं उनको बताना चाहिए। मतलब किनकी सुनते हैं? वो बातें तो करते हैं, मशावरत होती रहती है उनकी, वो कहते हैं हम बहुत जमहूरी पार्टी हैं, हम सबकी बात होती है वहां पर। देखिए, फिर किसी को तो बताना पड़ेगा ना शौकत पराचा साहब। आपने अभी चैम्बरलेन की बात की, मैं तो खैर आप इस बात को छोड़े, मेरे दिमाग में उससे एक मिलता जुलता लफ्ज आ रहा था, लेकिन उसको मैं चले नहीं कहती। लेकिन बात यह है कि ये जो आपका सोवियत यूनियन है वो किस तरीके से टूटा, हमसे कई गुना बड़ा, हमसे ज्यादा असला, हमसे ज्यादा जो है रिसोर्सेज, कैसे टूटा? इकोनॉमी की वजह से टूटा। तो लिहाजा ये बातें कर देने से क्या ये मामला ठीक हो जाएंगे? जो 70 साल में ना हुआ वो तमाम चीजें अब हम होते देख रहे हैं, कश्मीर से ले रहे हैं। आपने नक्शा बना दिया, मुझे बताइए नक्शा बनाकर कश्मीर छोड़ के आप अमेरिका को भी साथ पता कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जमीनी हकायक तो चेंज नहीं होते। फिर आप आ जाए मईशत पे, आप रोजाना के हिसाब से हमें कह दें कि जी ये अमेरिका से कम महंगाई है, ये बरतानिया से कम है, ये साउथ इंडिया से कम है। इन बातों पर लोग नहीं आते, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरीके से आईएमएफ की, और आईएमएफ ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस पर मेरे ख्याल में इस पर एक इन कैमरा सेशन होना चाहिए, इन सेशन होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त आपने प्रपोजल दी कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए। इधर रुकिएगा बैरिस्टर अली जफर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। कोई भी मुंतखब हुकूमत हो, मुंतखब हुकूमत का मतलब ही यही होता है कि उनकी जो हाथ है आवाम की पल्स पर है। लेकिन यहाँ तो आवाम रुल गई, चीखें निकल गई आवाम की। ऊपर से सही फरमा रही हैं सेनेटर साहिबा कि आप तवज्जो हटाने के लिए आपकी हुकूमत कभी कुछ इशू शुरू कर देती है, कुछ इशू शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है? जी देखिए, कोई भी हुकूमत, मेरे ख्याल से इल्जाम गलत है, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहेगी कि उसके टेन्योर में किसी किस्म की क्राइसिस आए, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े। हुकूमत में जो कोई भी पार्टी आती है, जब हुकूमत बनाती है, तो उनका एम या ऑब्जेक्ट, उनका मकसद यही होता है कि अवाम को सहूलियात पैदा करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। तो ये तो बात, ये इल्जाम कि हम जानबूझ के कोई क्राइसिस बना रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। कोविड आया, कोविड कोई हुकूमत ने नहीं बनाया। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, वो हुकूमत ने नहीं बढ़ाए। ये फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, और एक कोविड जब आया वो एक किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो एक ऐसा सिचुएशन बन गई जो पूरी दुनिया में फैल गई बीमारी। तो इस किस्म के जो क्राइसिस हैं, ये कहना कि कोई डाइवर्जन कर रहा है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि महंगाई है, और ये आप ये भी जरूर कह सकते हैं कि उस महंगाई को टैकल करना चाहिए। ये हर एक का मकसद होना चाहिए। हर हुकूमत के दौर में कोई ना कोई चीज महंगी होती है और उसको फिर उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ये हुकूमत भी महंगाई को टैकल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, बल्कि फैसला ये हुआ है कि जो सबसे जो तबका, कमजोर तबका है, जो जिनको जरूरत है, उनको सहूलियात दी जाए। आप देखें आसास प्रोग्राम है, आप देखें लो इनकम हाउसिंग स्कीम्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, और ये भी अब फैसला किया जा रहा है कि जो बिल्कुल ही कमजोर किस्म जिन लोगों के पास इतना पैसा ना हो कि वो ले सकें खाने पीने का सामान, उनको मुहैया किया जाए, उसकी फैसिलिटी दी जाए। और जो लोग महंगाई से इफेक्ट हो रहे हैं सबसे ज्यादा, उनके लिए सब्सिडाइज रेट्स पे दिया जाए। तो ये हुकूमत कर रही है इंतजाम सब चीजों का। अब जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, वो बदकिस्मती से राजा साहब आपको बताऊं कि मैं फॉलो कर रहा हूं, ये ऑपोजिशन हर पॉइंट पे कोई ना कोई इशू लेके ऑब्जेक्शन करने के लिए बाहर निकल आती है। महंगाई की अगर मसले हैं
तो फिर एक तरफ अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो अपोजिशन को मैं ये भी कहता हूँ कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, जो आपके मुताबिक होनी चाहिए, या जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके मुताबिक अगर हुकूमत दुरुस्त नहीं उनको कर रही तो क्या है वो सजेस्ट तो करे ना कुछ। नहीं सेनेटर साहब एक मिनट, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, सबको याद होना चाहिए कि मियां शहबाज शरीफ ने तो बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये तजवीज दी थी कि आए मीसाक मईशत का मुआहदा करते हैं, लेकिन हुकूमत ने उल्टा इल्जामात लगाए और फिर बंद कर दिया उनको। जी कोई सजेशन मुझे तो कोई ऐसी चीज नई नजर नहीं आई किसी तरफ से भी जो ये कहे कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उनमें ये खराबियां हैं और इसका तब्दील करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज तो वही हैं जो हमारी पहले भी पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, और वो पॉलिसीज का आहिस्ता आहिस्ता आप इफेक्ट भी देखेंगे। अगर IMF के साथ हमने निगोशिएट करना है तो उसमें कौन सी ऐसी नई चीज है जो हम ला सकते हैं, वो एग्रीमेंट साइन हुई हैं उनके मुताबिक ही हमने आगे चलना है। अगर फैटस के इश्यूज हैं तो वो कौन सी कोई नई चीज है, फैटस के भी जो मामलात हैं वो बड़े क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में वो हमने फॉलो करने हैं। तो इस किस्म की ये कह देना कि अगर आपने फैटस ना फॉलो करें या IMF को ना माने, ये तो एक बात करने की तो बात जरूर है, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर है, वो हकीकत से बहुत दूर है। आपको IMF के साथ निगोशिएट करना पड़ता है और उसमें गिव एंड टेक होता है। अब बहुत सारी डिमांड्स हैं मसलन उनकी IMF की जो हम नहीं मान रहे, क्योंकि हमें पता है कि वो उससे एक तरह इकॉनमी हमारी इफेक्ट होगी, और हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिमांड्स को तब्दील किया जाए। आप अखबारों में पढ़ा होगा आज भी आपने कि फर्दर नेगोशिएशन चल रही है हमारी IMF से। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि आप स्पेसिफिक हर पॉइंट को देखें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ पॉलिसीज दुरुस्त हैं, और अगर आप उसको पॉलिसीज को देखें और उनका फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है उसको देखें तो आप ये भी कहेंगे कि हाँ ये पॉलिसीज अगर फॉलो होती रहे, अगर इन पे अमल होता रहे तो महंगाई कल को जाके कंट्रोल भी हो जाएगी। जी सेनेटर तारड़ साहब, ये देखें ना, एक अच्छी पिक्चर उन्होंने दी कि एहसास प्रोग्राम है, इंटरवेंशन वो कर रहे हैं, और जो पॉलिसी इनकी है वो अगर चलती रही तो अच्छा रिजल्ट आएगा। उधर से आप लोग फिर जलसे कर रहे हैं, डीजी खान का जलसा, उससे पहले वाले जलसे, और जाहिर है डीजी खान वाला जलसा आखिरी थोड़ा है। देखिए राजा साहब, ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो क्या डोल आउट करने से या भीख देने से, मैं तो भीख देना कहूंगा, वजीफे लगाने से कभी मुल्क चलते हैं? जब तक आपकी मईशत मजबूत ना हो, आप कर्ज लेके आगे लोगों में तकसीम करके कहें कि जी आपने उनको 2 वक्त की रोटी दे दी, तो क्या ही बेहतर हो कि आप अपना जो मईशत का ढांचा है उसे मजबूत करें और जहां पे कमजोरियां हैं उन पे काबू पाने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली नारे तो ये लगाए गए कि जी हम एक आजाद खुद मुख्तार मुआशी पॉलिसी लेके आएंगे और हम ये कर्ज के कशकोल तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम 6 महीने में एक इनकलाब बर्पा कर दें। आज तो 3 साल हो गया इनकलाब बर्पा हुआ है। इनकलाब ये बर्पा हुआ है कि लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, लोगों के लिए पेट भरने को कोई चीज नहीं है, लोग बच्चों को स्कूलों में भेजने से आ रही हैं कि उनके खर्चे कैसे पूरे करें, लोगों को मोटर बाइक्स का तेल पूरा करने में प्रॉब्लम आ रही है, कारों की तो बात करेंगे। तो ये आप इल्जाम दे दें कि जी इंटरनेशनल मार्केट मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 10-12 साल पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल 138-140 पे गया था। पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था जी, पीपल्स पार्टी के दौर में। तो ये जो सारे इशारे हैं ये सारी दुनिया के इश्यूज हैं। आप कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ महंगाई इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पेट्रोल और ब्रेड और उसकी कीमतें यूके से कम है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि यूके में तो जो पर कैपिटा इनकम है या जो मिनिमम वेज है वो आपसे 10 गुना ज्यादा है। तो खुदारा लोगों को पागल ना बनाए। आपके पास मौशी टीम होती तो आप 6-7 दफा वजीरे खजाना और स्टेट बैंक के गवर्नर चेंज ना करते। आपकी एक पॉलिसी होती, आप हर चीज में यू टर्न लेते हैं, आप एक काम शुरू करते हैं उसके बाद मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूं कि ये दस्तरखान वाला सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है, सड़कों पे लाइनों में लगा के लोगों को रोटी खिलाने वाला, ये भी वो 2 माह बाद कहेंगे कि नहीं ये बेहतर नहीं था, इसलिए नहीं था कि लोगों ने रोजगार छोड़ के रोटी खाना शुरू कर दिया और वो काम नहीं से करते। ये मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे।
ان کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے، کچھ سخت یا نرم ڈیسیژنز لینا پڑتے ہیں. آپ کی ایک اکنامک ٹیم ہوتی ہے جو انفارچونیٹلی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ وداؤٹ پریپریشن حکومت میں آ گئے اور وہ عروضی حالات تھے، آپ کو لایا گیا، بٹھایا گیا کسی کی مخالفت میں، اور اس سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ کا گروتھ ریٹ 6 سے اوپر جا رہا تھا، وہ منفی بھی آنا شروع ہو گیا، اب سسک کے اوپر آ رہا ہے. آپ کے مہنگائی کے جو انڈیکس ہیں وہ 30 سے 40% اوپر چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درست کرنے کے لیے اب جو آئندہ کوئی بھی رجیم یا پولیٹیکل فورس آئے گی اس کو ٹائم لگے گا. یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ چیزوں کو چلنے دیں، کنٹینیوٹی آئے، تسلسل آئے، اور وہ جو غیر مرئی طاقتوں کی پریزنس ہے وہ نظر نہ آئے، اور چیزوں کو اپنے فلو میں ہونے دے، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ انہیں کون سی پارٹی جو ہے وہ پاور میں پسند ہے اور کس ریجن میں پسند ہے، تو بہت توقع ہے کہ ملکی معاملات چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ معاشرتی ہوں، وہ آئینی ہوں، وہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے. لیکن اگر کرے مسائل حل ہوں، پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں، اور یہ پاکستان کے اندر سے جو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو کر پاکستان کا امیج متاثر ہوتا ہے بیرون دنیا میں، وہ بھی ایسا نہ ہو. بہرحال بہت شکریہ سینیٹر آدم ندیر تارڑ صاحب، سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.